हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। सो आज हम फर्दर जो हमने यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का थोड़े से क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वही आज हम फर्दर जो और क्वेश्चंस हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए है जो वो है टॉन्सिल्स, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी पेनक्रियाज। मतलब इसमें इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पेनक्रियाज। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हम सबको पता है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ टिश्यू वेसल्स एंड ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस, स्टोर्स एंड कैरी WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल, जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, एंड दैट फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन है वो है कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है उसके लिए फाइट करना और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी। और जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन है वो दो तरह के होते हैं, एक है हमारा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और एक है हमारा सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। जो हमारे प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है उनमें हमारा बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड आता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो डेवलप होते हैं और मेच्योर होते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन है उनमें हमारे जो आते हैं ऑर्गन वो है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल एंड लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पे जो WBCs हैं वो अपने फंक्शन को फुल करते हैं, मतलब फंक्शन कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए जो हमारा पेनक्रियाज है वो हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन प्ले करता है, और जो पेनक्रियाज है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। एंड इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए एटॉनिक यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉमा, ऑप्शन नंबर सी ब्लड कोगुलोपैथी, ऑप्शन नंबर डी रिटेन प्लासेंटा। तो इनमें से कौन सा कॉज है जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। सो पोस्टपार्टम हेमरेज हम कब बोलते हैं कि जब डिलीवरी के बाद अगर जो हमारा ब्लीडिंग है वो, इफ द ब्लीडिंग इज मोर देन 500 ml इन 24 आवर्स, तो तब हम कहेंगे कि फीमेल को पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया है। एंड ड्यू टू पोस्टपार्टम हेमरेज द फीमेल मे हैव हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया। तो इनमें से कौन सा मेन कॉज है। कहीं ना कहीं ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये पोस्टपार्टम हेमरेज के कॉज हैं, बट इनमें से जो सबसे मेन कॉज है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटॉनिक यूट्रस। सो जो मेन कॉजेज हैं PPH के वो क्या होते हैं, उनको हम 4 T's के साथ डोनेट करते हैं। सो जो फर्स्ट T है दैट डोनेट्स द यूट्राइन एटॉनी। अगर मतलब कि यूट्रस जो हमारा टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो उसकी वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। सो आफ्टर डिलीवरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन द सेकेंड T जो है दैट स्टैंड्स फॉर रिटेन्ड प्लासेंटा। आफ्टर डिलीवरी अगर कोई भी प्लासेंटा का पार्ट यूट्रस में रह जाता है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। देन ट्रॉमा, अगर ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी कहीं पे भी जेनाइटल ट्रैक्ट एरिया में अगर कोई भी लेसरेशन हो गया है, जो कोई भी इंजरी हो गई है उसकी वजह से भी PPH हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज थ्रोम्बिन। तो मतलब कोगुलोपैथी है या हमारा डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी है, उसकी वजह से भी मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये चारों जो हैं कॉजेज हैं PPH के, लेकिन इनमें से जो सबसे मेन कॉज है PPH का वो है हमारा फर्स्ट, दैट इज यूट्राइन एटॉनी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें पता लगेगा कि वाटर में जो है वो फीकल मैटर प्रेजेंट है, जो फीकल पोल्यूशन है। सो इनमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर बी ई कोलाई, ऑप्शन नंबर सी एंड अबीबा हिस्टोलिटिका, एंड ऑप्शन नंबर डी विब्रियो कॉलेरा। सो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई कोलाई। सो अगर हमारे वाटर में
मतलब सरफेस वाटर में या ग्राउंड वाटर में फीकल इकोलाई की जो अमाउंट है वो हाई है या इकोलाई प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि जो हमारा वाटर है जो वो वाटर है दैट इज पोल्यूटेड विथ फीकल मैटर. Now the next question is, person of which blood group is known as universal donor? And this is very common question जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो सबको ब्लड दे सकता है. तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, that is blood group A. Option number B is blood group AB. Option number C is blood group B and option number D is blood group O. So इसका जो correct answer है वो है option number D, that is blood group O. So blood group O is known as universal donor, whereas blood group AB is known as universal recipient. Now जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस. सो व्हाट इज गैस्ट्राइटिस? गैस्ट्राइटिस इज अ कंडीशन ऑफ द swelling of the or the inflammation of the stomach or infection of the stomach. So इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सैल्मोनेला, बी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, सी इज नाइजीरिया गोनोरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि गैस्ट्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. एंड जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इट इज अ बैक्टीरिया दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पेप्टिक अल्सर इन सम ऑफ द केसेस. नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज एक्जिमा, ऑप्शन नंबर बी इज सोरियासिस, ऑप्शन नंबर सी इज नियोनेटल जॉन्डिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज बर्न. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नियोनेटल जॉन्डिस. सो इन केसेस ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस वी गो फॉर फोटोथेरेपी, ठीक है, ताकि जो बच्चे का जॉन्डिस है वो रिड्यूस हो सके. अगेन जो हमारे पास जॉन्डिस होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एंड अदर वन इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. ठीक है, फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है दैट इज ट्रीटेड विद phototherapy. Now the next question is, fracture of humerus at mid shaft is likely to cause injury to which of the following nerves? And the options are, option number A is musculocutaneous nerve, option number B is ulnar nerve, option number C is median nerve and option number D is radial nerve. So for this question हमें एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि ह्यूमरस, पहले बात तो कौन सी बोन होती है. ठीक है, तो जो बोन हमारे एसिटाबुलम कैविटी सॉरी गिनोइड कैविटी से एल्बो तक जाती है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं, मतलब जो हमारी आर्म वाली बोन है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं. और अगर उसके मिड शाफ्ट में फ्रैक्चर होता है, ठीक है, मिड पार्ट ऑफ द अगर हमारा बोन फ्रैक्चर होती है तो उसमें से उसकी वजह से कौन सी नर्व है जो अफेक्ट हो सकती है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेडियल नर्व, ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज अगर आप नॉट में देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो हमारा रेडियल नर्व है वो हमारे जो ह्यूमरस का जो मिड शाफ्ट है उधर से ही क्रॉस करती है. तो अगर मिड शाफ्ट में फ्रैक्चर हुआ है तो देयर आर चांसेस कि ड्यूरिंग दैट फ्रैक्चर मीडियल नर्व कैन गेट डैमेज्ड. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज which one is the preferred site for intramuscular injection in under 5-year old children? And the options are option number A, that is deltoid site, option number B is vastus lateralis, option number C is ventrogluteal site and option number D is dorsogluteal site. So in the under 5 children जो हमारा anterior aspect होता है मिड थाई का, उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. एंड वहां पे हमारा कौन सा मसल होता है दैट इज वास्टस नेट्रालिस मसल. एंड जो हमारे डेल्टॉइड है, वेंट्रोग्लूटियल मसल है और डोर्सोग्लूटियल मसल है, ये हम अंडर 5 चिल्ड्रन में नहीं प्रेफर करते क्योंकि ये जो हमारे होते हैं दे आर नॉट फुली मैच्योर्ड. तो दैट्स व्हाई फॉर अंडर 5 चिल्ड्रन द प्रेफर्ड साइट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वास्टस नेट्रालिस. Now the next question is, what do you mean by complete cervical dilatation during labor? And the options are, option number A is 4 centimeters, option number B is 8 centimeters, option number C is 10 centimeter and option number D is
12 सेंटीमीटर। सो हम सबको पता है कि जो हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर है वो 3 होती है, ठीक है। हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, एंड एक हम फोर्थ स्टेज भी लेते हैं जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं फॉर 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो हमारी कहाँ से होती है स्टार्ट, दैट इज फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टिल द 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है। एंड जो हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है दैट इज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन टिल द बेबी इज डिलीवर्ड, टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंड जो हमारी थर्ड स्टेज होता है दैट इज द डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसमें भी फर्दर हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज द लेटेंट स्टेज, सेकेंड इज द एक्टिव स्टेज एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिशनल स्टेज। तो हम लेटेंट स्टेज कब बोलते हैं, जबकि जो सर्वाइकल डायलिटेशन होती है वो 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होती है, तो उस स्टेज को हम लेटेंट स्टेज बोलते हैं। उसके बाद हमारी एक्टिव स्टेज आती है, एक्टिव स्टेज हमारी 4 to 7 सेंटीमीटर तक होती है, एंड आफ्टर दैट हमारी ट्रांजिशनल स्टेज आती है दैट इज 7 to 10 सेंटीमीटर तक होती है। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो जो हमारी कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन है that is up to 10 centimeter. Now the next question is, in which year POSCO Act was passed in India? And the options are, option number A is 2005, option number B is in the year 2012, option number C is 2010, and option number D is 2009. Now the first thing is, what is POSCO Act? So POSCO Act is basically stand for prevention of children from sexual offences, and this act was passed by government of India in the year 2012. So the correct answer is 2012. Now the next question is, which of the following may be an indicator of AIDS in an individual? So we all know that AIDS is stands for acquired immunodeficiency syndrome, and which is caused by HIV virus, and HIV stands for human immunodeficiency virus. So now the options are, option number A, that is CD4 count less than 10,000 cell per mm cube. Then the option number B is CD4 cell less than 800 cell per mm cube. Option number C is CD4 count cell less than 400 cell per mm cube, and option number D is CD4 cell count less than 200 cell per mm cube. Now if we are talking about AIDS, we all know that कि AIDS में जो सबसे हमारे एड्स का जो वायरस है वो हमारे CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, एंड CD4 सेल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। तो एड्स की भी जो फर्दर हमारी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, एंड जो हमारी स्टेज 4 होती है उसको हम एड्स बोलते हैं। एंड एड्स हम कब बोलते हैं कि जब पेशेंट का जो CD4 काउंट सेल है दैट इज लेस देन 200 सेल पर mm क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. Now the next question is, where is the global headquarter of UNICEF? And the options are, option number A is Geneva, option number B is New York, option number C is New Delhi, and option number D is Islamabad. So we all know that कि UNICEF stands for United Nation International Children's Emergency Fund, लेकिन अभी हमने इसमें से emergency fund को निकाल दिया है, तो now it is known as Universal United Nation International Children's Fund, and it was established on 11th December 1946, and we all know कि जो यूनिसेफ है दे बेसिकली वर्क फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, उसकी रिगार्डिंग ये वर्क करता है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। और अगर हम WHO की बात करते हैं दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, which of the following is an anti-hemorrhagic vitamin? And the options are, option number A is vitamin A, option number B is vitamin D, option number C is vitamin E, and option number D is vitamin K. So the correct answer is option number D, that is vitamin K. Vitamin K plays very important role in blood coagulation, and vitamin K is also a
it is a one of the important vitamin that help in the clotting process. And if we talk about vitamin A, तो vitamin A की deficiency से person को क्या होगा? The person may have loss of vision or night blindness, and which is very common in under 5 children. Then vitamin C cause rickets, and vitamin E cause muscular and nerve pain. Now the next question is, DMPA is an injectable contraceptive which is given after an interval of every, and the options are option number A, that is 2 weeks, option number B is 3 weeks, option number C is 3 months, and option number D is 2 weeks. So जो हमारा DMPA है, it is a injectable contraceptive method, and DMPA stands for dipomedroxyprogesterone acetate, and it is given after an interval of C, that is option number C, that is 3 months. ठीक है, 12 weeks, and the dose is 150 mg every 3 months, deep IM, and under the Government of India scheme, it is now available in all the health center with the name of Antra. Now the next question is, which of the following disease may occur due to deficiency of thiamine? And the option are option number A, that is beriberi, option number B is phlegra, and option number C is dermatitis, and then the option number D is scurvy. So the correct answer for this question is option number A, that is beriberi. And if we are talking about scurvy, so we all know that scurvy is due to the deficiency of vitamin C, and phlegra is due to the deficiency of vitamin known as niacin. So when there is a deficiency of niacin in the body, it will cause phlegra, and again the phlegra is characterized by 3 Ds, ठीक है, जिनमें से एक हमारा डायरिया होता है, एक हमारा डर्मेटाइटिस होता है, एंड एक हमारा डिमेंशिया होता है. So for this question, the right answer is thiamine deficiencies cause beriberi, and deficiency of niacin leads to phlegra, and deficiency of vitamin C leads to scurvy, and जो dermatitis है, that is again a symptom of phlegra. तो phlegra में 3 Ds you will see, one is dementia, second one is dermatitis, and third one is diarrhea. Now the next question is, during pregnancy, earliest time to feel quickening is, and the options are option number A 12 weeks, option number B 14 weeks, option number C 16 weeks, and option number D 18 weeks. So the correct answer is option number C, that is 16 weeks. So what is quickening? So quickening is the first moment that is felt by mother, and जो हम मतलब as early as it can be felt in 16 weeks, and in most of the primary gravida mother it is felt during 20 near to 20th week. So earliest time जो है quickening का, that will be 16 weeks. So option number C is the correct answer. Now the next is, spinal anesthesia is given usually at which level of spinal cord? And the options are option number A at level 2 and level 4, and then option number B is lumbar 3 and lumbar 4, option number 3 C is lumbar 5 and lumbar 6, and option number D is lumbar 1 and lumbar 2, and the correct answer for this question is option number B, that is lumbar 3 and lumbar 4 is the correct answer for spinal anesthesia, so that there will be no injury to the spinal cord, क्योंकि जो हमारी spinal cord है वो हमारी L1 L2 के बाद खत्म हो जाती है. Now the next question is, which mosquito breeds in artificial collection of fresh water? And the options are option number A, that is Anopheles mosquito,
Option number B is Culex mosquito. Option number C is Aedes mosquito, and option D is Mansonia mosquito. So the correct answer is option number C, that is Aedes mosquito. So Aedes mosquito will breed in artificial collection of fresh water, and Aedes mosquito is responsible for causing dengue, chikungunya, and yellow fever. Zika virus also. Now the next question is, which is the drug of choice in management of eclampsia? So the options are option number A, that is diazepam. Option number B is Absolone. Option number C is magnesium sulfate, and option number D is labetalol. So here, what is eclampsia? So eclampsia is a uh, disease, that is eclampsia can follow a condition of high blood pressure and excess protein in the urine during pregnancy. And uh, in the eclampsia we can see that the female may have seizure after or during the childbirth due to the increase in the blood pressure. So the drug of choice is magnesium sulfate, that is option number C for eclampsia. Whereas preeclampsia is also due to increased blood pressure, and it is characterized by proteinuria, raised blood pressure, and one is edema. Now the next one is, which one is preferred position for breastfeeding a baby with cleft palate? And the options are option number A, that is upright position. Option number B is supine position. Option number C is prone position, and option number D is sideline position. So here, what is cleft palate? So cleft palate is a congenital problem or congenital abnormality in a baby in which the roof of the mouth, that is the palate, is not fused. There will be a fissure between the palate. So the position for which we can feed the baby is the upright position, option number A. Now हमने क्यों upright position follow करनी है, क्योंकि अगर हम upright के अलावा और भी कोई position करेंगे, so there are chances कि जो baby है उसका जो milk है that can go into the nasal cavity and aspiration हो सकता है. So upright or sitting position is the ideal position for feeding a baby who is having a cleft palate. Now the next question is, what is oliguria? Oliguria means. So the options are option number A, that is more urine output at night. Option number B is urine output less than 100 ml in 24 hours. Option number C is urine output less than 100 ml in 2 hours. And option number C is urine output less than 400 ml in 24 hours. And the correct answer is option number D, that is urine output less than 400 ml in 24 hours. जो हमारा क्वेश्चन option number A है, that is more urine output at night. So this is known as nocturnal urination. ठीक है, मतलब कि पेशेंट को नाइट टाइम पे ज्यादा यूरिन पास करता है पेशेंट. एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml in 24 hours. This condition is known as ayuria, means in which the child is passing very less urine in 24 hours, and if the urine output is less than 100 ml, then it is known as ayuria. And if the urine output is between 400 to 500 ml, or if it is less than 500 ml, then it is known as oliguria, means the patient is passing very less urine in 24 hours. Now the next question is, hepatitis B vaccination is given by which route? And the options are option number A, that is oral route. Option number B is intradermal. Option number C is subcutaneous, and option number D is intramuscular. So the first dose of hepatitis B is given at birth, that is known as hepatitis B zero dose, okay, which is given within 24 hours of birth. And the route is the lateral aspect of the anterior aspect of the upper thigh, mid thigh of the baby, and the
It is given by the route, that is intramuscular, and the dose is 0.5 ml. So hepatitis B is given by a intramuscular route. So option number D is the correct answer. Now the next is, on which day World Health Day is celebrated every day? And the options are 5th May, 7th April, 11th June, and 1st December. So the correct answer is option number B, that is 7th April. So on 7th April every year, World Health Day is celebrated. And on this day, the WHO is established in 7th April 1948. Now, the next question is, which type of pelvis is commonest and ideal for childbearing? And the options are option number A, that is android pelvis. Option number B is anthropoid pelvis. Option number C is platypoid pelvis, and option number D is gynecoid pelvis. So the ideal and the commonest pelvis is option number D, that is gynecoid pelvis. So gynecoid pelvis is a pelvis in which the inlet जो हमारा होता है वो हमारा राउंड शेप का होता है. जो हमारा एंड्रॉइड पेल्विस होता है, मतलब द पेल्विस दैट इज मोर कॉमन इन मेल्स, और इसमें जो हमारा इनलेट होता है दैट इज हार्ट शेप. In anthropoid type of pelvis, the inlet of pelvis is oval shape, whereas in platypoid the जो हमारा inlet होता है that will be kidney shape. So हमारा जो ideal and the commonest pelvis for childbearing है that is gynecoid with round inlet. Now, the next question is, bile is formed by which organ of the body? And the options are option number A, liver, option number B, pancreas, option number C, gallbladder, and option number D is small intestine. So we all know that bile is very much important for the digestion of food. जो हमारा bile है वो fat emulsification में help करता है, fat digestion में help करता है, and ये हमारे किस organ से कि कौन सा ऑर्गन है जो बाइल को फॉर्म करता है? एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लीवर. सो बाइल इज फॉर्म्ड बाय लीवर एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ठीक है, एक बार बाइल लीवर से बनने के बाद जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी हमारी बॉडी को बाइल की जरूरत है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन सिस्टोकाइन, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो बाइल है वो ड्यूडेनम में सिक्रीट आउट होगा. Now the next question is, hind milk of mother breast is rich in, and the options are option number A, that is fats along with vitamin A and vitamin E. Option number B is vitamins and mineral. Option number C is protein, and option number D is lactose. So what is hind milk? So at the starting of the breastfeed, जो starting में milk आता है that is known as fore milk, and जो उसके बाद milk आता है that is hind milk. ठीक है, जो fore milk होता है उसकी जो consistency होती है as compared to hind milk थोड़ी थिन होती है, पतली होती है, एंड जो हाइंड मिल्क होता है वो फोर मिल्क से थोड़ा गाढ़ा होता है. एंड जो हाइंड मिल्क है दैट इज रिच इन फैट along with vitamin A and vitamin E, whereas इन द फोर मिल्क जो हमारा फैट कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, तो बेसिकली जो फोर मिल्क होता है वो बेबी के थर्स्ट को कम करता है, और जो हाइंड मिल्क होता है वो बेबी के हंगर को कम करता है. सो इन दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फैट along with vitamin A and vitamin E. Now the next question is, if fertilized ovum is implanted and developed outside the normal uterine cavity, it is called as, and the options are multiple pregnancy, option B is ectopic pregnancy, option number C is hedentiform mole, and option D is post-mature pregnancy. So whenever the implantation of ovum is taking outside the uterine cavity, so that kind of pregnancy is known as ectopic pregnancy. So the correct answer is option number B, that is ectopic pregnancy. Now the next question is, what is the recommended flow rate of oxygen via nasal cannula? And the options are 1 to 4 liter per minute. So option number B is 4 to 6 liter per minute. Option number C is 6 to 8 liter per minute. And option number D is 8 to 10 liter per minute. So nasal cannula is also known as nasal prongs, and the recommended flow rate is 1 to 4 liter per minute. So the option number A is the correct answer.
Now the next is a persistent craziness to eat non-nutritive, non-edible item is known as. So A is the pica. Option number B is enuresis. Option number C is encoparesis, and option number B is somnambulism. So for this question, means it the when the person is eating non-nutritive, non-edible items like chalk, soil, so that condition is known as pica eating. So ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. और जो हमारा एन्यूरिसिस होता है वो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं बेड वेटिंग, मतलब जब बेबी, जो बच्चा है वो बेड के ऊपर यूरिन पास कर दे, तो दैट टर्म इज नोन एज एन्यूरिसिस. देन एनकोपेरिसिस जो है, इट इज अ टर्म इन विच जो बेबी है वो अपना फीकल मैटर कहीं पे भी पास कर रहा है इन द इनएप्रोप्रिएट places after the age of 4 years. So passage of fecal matter at inappropriate places after the age of 4 years. And where is somnambulism? It is a condition which is known as sleepwalk. जिसे हम कहते हैं कि बच्चा नींद में चल रहा है, जब पर्सन नींद में चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं somnambulism. Now the next question is, which part of the uterus is called as the living ligature of the uterus? And the options are: option number A, perimetrium; option number B is the endometrium; option number C is the middle layer of the myometrium; and option number D is the inner layer of the myometrium. So we all know कि जो हमारा यूट्रस है वो प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है. एंड आफ्टर द डिलीवरी, कंट्रोलिंग ऑफ द bleeding is also one of the important function that is played by uterus. And जो हमारा uterus है उसकी 3 layers होती हैं: perimetrium, endometrium, myometrium and endometrium. Perimetrium is the outermost layer, myometrium is the middle layer and endometrium is the innermost layer. तो इसमें जो हमारी myometrium होता है उसमें हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है. जो स्मूथ मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होती है. सो दैट्स वाई जो, और इसमें भी जो हमारी मायोमीट्रियम है, मायोमीट्रियम में भी फर्दर 3 लेयर्स हैं. मायोमीट्रियम की भी जो मिडल लेयर है उसमें हमारे जो क्रिस क्रॉस मसल्स होते हैं, दे हेल्प इन द कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लीडिंग. So that's why the middle layer of myometrium, that is option number C, is called as the living ligature of the uterus because it helps in the controlling of the bleeding after the delivery. Now the next question is, in primigravida mother, what is the average duration of first stage of labor? And the options are: option number A 6 hours, option number B 8 hours, option number C is 12 hours, and option number D is the 20 hours. So in the primigravida mother, the first stage labor average duration is option number C, that is 12 hours. Now the next question is, in which of the following organ of the abdomen Peyer's patches are found? And the options are esophagus, stomach, small intestine and large intestine. So the first thing is, what is Peyer patches? So जो हमारे Peyer patches हैं, ठीक है, they are very important and plays a vital role in immunity. ठीक है, WBCs मतलब कि इनका जो फंक्शन है वो इम्यूनिटी के लिए है. ये अगर हमारे कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे ये माइक्रोफेजेस और हमारा जो भी एंटीजेंस है, ठीक है, WBCs हैं, उनको ये हेल्प करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द infection. And in the small intestine, that is option number C, Peyer patches are present. Okay, so this is all about today's video. इसके बाद हम फर्दर वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.